नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ करेंगे साझा, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिहार में पहले चरण का आज थमेगा चुनावी शोर। नरेंद्र मोदी का आज महिला बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, राहुल गांधी, तेजस्वी ने महिलाओं को 30,000 रुपये देने का किया वादा। पश्चिम बंगाल समेत 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आज से शुरू होगा निर्वाचन आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान। अगले 1 महीने तक बीएलओ घर घर देंगे दस्तक। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से दिल्ली में मिलेंगे इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार। द्विपक्षीय मुद्दों समेत क्षेत्रीय विकास पर होगी बात। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में कार और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत, 2 लोग हुए घायल। एक ही परिवार के थे सभी लोग। अमेरिका में शटडाउन के कारण हजारों उड़ानों में देरी। हवाई अड्डों पर अफरा तफरी की स्थिति। 35वें दिन में पहुंचा शटडाउन। पिछले रिकॉर्ड शटडाउन की हुई बराबरी। और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार का शोर आज शाम थम जाएगा। इसके बाद उम्मीदवारों के पास स्थानीय समर्थकों के साथ डोर टू डोर कैंपेन के लिए 24 घंटे का समय शेष रहेगा। पहले चरण में 18 जिले के 121 विधानसभा क्षेत्र में मतदान होना है। 121 सीटों पर प्रथम चरण में कुल 3,75,13,302 मतदाता 1,314 प्रत्याशियों के भाग्य 6 नवंबर को ईवीएम में बंद करेंगे। पहले चरण में मिथिलांचल, कोसी और मुंगेर डिवीजन की कई ऐसी सीटें हैं जिन पर इस बार लोगों की नजर बनी हुई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में इन तीनों क्षेत्रों में एनडीए का पलड़ा भारी था। पहले चरण के मतदान के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। उधर चुनाव आयोग ने भी पर्यवेक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि मतदान के लिए चुनावी मशीनरी उत्सव का माहौल सृजित करें, साथ ही बड़ी संख्या में मतदान के लिए प्रोत्साहित करें। इस बार के चुनाव अभियान में नौकरी, पलायन, बिहारी अस्मिता जैसे मुद्दे सभी पार्टियों के लिए प्रमुख मुद्दे बन चुके हैं और इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द चुनाव घूमता हुआ नजर आया है। बिहार के चुनावी माहौल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे महिलाओं से संवाद करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत महिला संवाद अभियान के तहत प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 3:30 बजे नमो ऐप के माध्यम से बिहार की माताओं और बहनों से जुड़ेंगे। यह संवाद भाजपा के राष्ट्रव्यापी बूथ सशक्तिकरण अभियान का अहम पड़ाव माना जा रहा है। प्रधानमंत्री महिलाओं से संवाद के जरिए न सिर्फ संगठन की जमीनी मजबूती पर जोर देंगे, बल्कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की महिला सशक्तिकरण योजनाओं, उज्ज्वला जनधन, मातृत्व योजना, आयुष्मान भारत और पीएम आवास योजना जैसी पहल की उपलब्धियां भी साझा करेंगे। प्रदेश भाजपा ने इस संवाद को ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा है कि बिहार की नारी शक्ति अब सिर्फ घर की नहीं, विकास और निर्णय की धुरी बन चुकी है। प्रधानमंत्री का यह संवाद हर बूथ की महिला कार्यकर्ता में नई ऊर्जा भरेगा। महिला संवाद को लेकर नमो ऐप पर जो लिंक है वो भी जारी किया गया है, जिसके माध्यम से राज्य भर की महिलाएं इस संवाद से जुड़ सकती हैं। भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने सभी महिला कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि वे सामूहिक रूप से इस कार्यक्रम को देखें और अपने बूथ को मजबूत बनाएं। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए हमारी मातृशक्ति भी असाधारण ऊर्जा और पूरे समर्पण भाव से जुटी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव अभियान में उनकी सक्रिय भागीदारी बिहार में लोकतंत्र की यात्रा को और सशक्त बना रही है। आज दोपहर 3:30 बजे होने वाले संवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे माताओं बहनों से चर्चा को लेकर बहुत उत्सुक हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार चुनाव के पहले चरण के अंतिम दिन एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही उनका एक रोड शो का भी कार्यक्रम है। जेपी नड्डा भोजपुर जिले के बढ़ारा विधानसभा में कोइलवर के दौलतपुर खेल मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा भाजपा प्रत्याशी राघवेंद्र सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं आज गयाजी में आज एक रोड शो भी वो करेंगे। गयाजी में जेपी नड्डा आज शाम विष्णुपद से लेकर बाटा मोड़ तक रोड शो का उनका कार्यक्रम है। गया शहर विधानसभा सीट से डॉक्टर प्रेम कुमार 9वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं और जेपी नड्डा भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करेंगे।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम पार्टी मुख्यालय में महासचिवों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी करेंगे। इस बैठक में अब तक के चुनावी प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी और अगले चरण की रणनीति पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में प्रचार की दिशा और प्रमुख मुद्दों को लेकर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार चुनाव के पहले चरण के अंतिम दिन 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज औरई, मधुबन और सिकटा विधानसभा सीट में एनडीए प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगेंगे। अमित शाह की पहली जनसभा औरई के जाले में होगी, वहीं दूसरी जनसभा मधुबन विधानसभा सीट के लिए चकिया के गांधी मैदान में होगी, जबकि तीसरी जनसभा मेंटान सिकटा स्थित SS+2 स्कूल रामपुरवा में होगी। गृह मंत्री अमित शाह भी आपको बता दें लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कल चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि एनडीए की सरकार बनने पर बिहार में डिफेंस कॉरिडोर तैयार किया जाएगा और प्रत्येक जिले में कारखाने लगाए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 4 चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह आज वैशाली जिले के रघुपुर, पटना के फतुहा, सहरसा के सिमरी, बख्तियारपुर और मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। और वहीं दूसरी ओर बिहार में महागठबंधन के घटक दल भी जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज औरंगाबाद, कुटुंबा और वजीरगंज में चुनावी जनसभा करेंगे। राहुल गांधी अपनी पहली जनसभा औरंगाबाद के परसा टिकरा खेल मैदान में करेंगे। वे औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शंकर सिंह के पक्ष में सभा को संबोधित करेंगे। महागठबंधन से संबंधित प्रत्याशी भी कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। वहीं उनकी दूसरी जनसभा कुटुंबा के प्राचीनगढ़ खेल मैदान में होगी। वे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कुटुंबा के प्रत्याशी राजेश कुमार के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं राहुल गांधी की तीसरी जनसभा वजीरगंज के बूढ़ी पहिमार में होगी। इस दौरान कई अन्य राज्य स्तरीय नेता भी मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे और राजद नेता तेजस्वी यादव आज बिहार में ताबड़तोड़ 17 जनसभाएं करेंगे। समस्तीपुर से रैली शुरू होकर बेगूसराय, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर होते हुए वैशाली में तेजस्वी यादव की जनसभा समाप्त होगी। आज वे अपने चुनावी क्षेत्र रघुपुर में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा जनसुराज पार्टी की तरफ से प्रशांत किशोर आज आखिरी दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए रोड शो करेंगे। वहीं असदुद्दीन ओवैसी कस्बा, अररिया, जोकीहाट और ठाकुरगंज विधानसभा की सीटों पर 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो हर एक दल लगातार अब चुनाव प्रचार में लगा हुआ है और उसी में न सिर्फ जनसुराज पार्टी बल्कि असदुद्दीन ओवैसी की भी अगर बात की जाए तो वो भी 4 विधानसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है। उससे पहले बिहार में सभी राजनीतिक दल अपनी जीत के दावे के साथ जनता के बीच चुनाव प्रचार करने पहुंच रहे हैं। इस बीच बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा ने तेजस्वी यादव के उस बयान पर जवाबी प्रतिक्रिया दी है जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा था कि 18 नवंबर को वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। स्वभाव है कि चुनाव से पहले अपने शपथ ग्रहण की तिथि घोषित करना, अपने आप को जननायक और पता नहीं कहां कहां का नायक घोषित करना, ये हास्यास्पद है। जो भी गंभीर रूप से राजनीति समझता है और देखता है वो इसको गंभीरता से नहीं ले सकता। तेजस्वी जी तो पूरे बिहार में हर एक घर को सरकारी रोजगार दे रहे हैं, 2.5 करोड़ सरकारी रोजगार की वो बात कर रहे हैं। तो सब जीविका दीदी को सरकारी नौकरी प्रदान करने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी जी तो ऐसी काल्पनिक बातें कर रहे हैं कि अब जनता समझ चुकी है कि पूरी तरह से हताश और निराश होकर कुछ भी बोलने वाली जो एक प्रवृत्ति बनती है उस तरह से तेजस्वी जी बात कर रहे हैं, इसलिए उसकी बातों को उतना गंभीरता से कोई लेता नहीं है। और न्यूज़ 10 में फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हर रिश्ता है स्वास्थ्य से जुड़ा। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद,
मेरी पसंद है। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग आज अपने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान का दूसरा चरण शुरू करेगा। इसमें 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे। निर्वाचन आयोग के अनुसार गणना चरण से प्रक्रिया शुरू होगी जो 4 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस प्रक्रिया में BLO घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटाएंगे। वहीं 9 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट पेश किया जाएगा, जबकि 7 फरवरी 2026 को अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। SIR के इस चरण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल होंगे। इनमें तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। असम में भी अगले साल ही विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने इस राज्य को इस बार की SIR प्रक्रिया में शामिल नहीं किया है। इसका कारण 27 अक्टूबर को ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया था कि वहां नागरिकता के लिए अलग प्रावधान है। यहां सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नागरिकता की जांच का काम चल रहा है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि SIR से मतदाता सूची की सटीकता बढ़ेगी, कोई भी पात्र नागरिक छूटेगा नहीं और कोई भी अपात्र नाम सूची में नहीं रहेगा। इस प्रक्रिया के तहत खासतौर पर अवैध विदेशी प्रवासियों की पहचान और उन्हें सूची से हटाने पर ध्यान दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम 2003 की मतदाता सूची में थे उन्हें कोई अतिरिक्त दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं हैं, लेकिन उनके माता पिता के नाम उस सूची में शामिल हैं, उन्हें भी अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे पहले बिहार में इसे लागू किया गया था, जहां 30 सितंबर को लगभग 7 करोड़ 42 लाख नामों वाली अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी। और वहीं मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से एक बार फिर गर्माता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा ने चुनाव आयोग से पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची पुनरीक्षण में सावधानी बरतने का आग्रह किया है। भाजपा का आरोप है कि ममता सरकार ने घुसपैठियों के लिए फर्जी दस्तावेज जारी किए हैं। पार्टी ने जन्म, निवास, वनाधिकार और जाति प्रमाण पत्रों की जांच में सतर्कता बरतने की मांग की है। 24 जून 2025 के बाद जारी प्रमाण पत्रों को स्वीकार न करने का अनुरोध किया गया है। वहीं भाजपा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर BLO को धमकी देकर SIR को रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने कहा कि वे आज SIR के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए कोलकाता में एक विशाल विरोध मार्च का नेतृत्व करेंगी। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी उत्तर 24 परगना जिले में SIR के माध्यम से घुसपैठियों को बाहर निकालने की मांग को लेकर जुलूस निकालेंगे। और वहीं तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी द्रमुक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राज्य में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कराने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी है। पार्टी ने याचिका में इस कवायद को असंवैधानिक, मनमाना और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए खतरा बताया है। इससे पहले चुनाव आयोग ने मद्रास हाईकोर्ट में कहा कि मतदाता सूचियों की SIR प्रक्रिया को लेकर किसी आशंका की जरूरत नहीं है। आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने ममता सरकार पर निशाना साधा। सुकांता मजुमदार ने कहा कि ममता सरकार SIR का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि बंगाल का असली मुद्दा बेरोजगारी है। महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, वे इन मुद्दों को दबाने की कोशिश कर रही हैं। SIR को मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, जबकि बंगाल की असली मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट है। लास्ट सालों में पूरे भारत में जितना FDI आया है उसका 0.61% वेस्ट बंगाल में आया है। अगर 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ है पूरे इंडिया में, पश्चिम बंगाल को मिला है 0.61 यानी 61 पैसा, जबकि महाराष्ट्र में 30% इन्वेस्टमेंट हुआ है FDI का। कहाँ से जॉब मिलेगा? जॉब नहीं है बंगाल में। दैट इज द इशू। वुमेन्स आर गेटिंग रेप, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, दैट इज द इशू। इन सब इशुओं को दबाने के लिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय उत्तराखंड में हैं। आज उन्होंने नैनीताल में स्थित नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और देश की सुख शांति और खुशहाली की कामना की।
राष्ट्रपति जब मंदिर पहुंची तो मंदिर समिति के सदस्यों ने उनका अभिनंदन किया। इस दौरान राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। उत्तराखंड दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नैनीताल स्थित कुमाऊं विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। समारोह में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के 89 विद्यार्थियों को पदक प्रदान किए जाएंगे। वे इस दौरान कैंचीधाम स्थित नीम करोली बाबा आश्रम जाएंगी। उनके 3 दिवसीय उत्तराखंड भ्रमण का आज अंतिम दिन है। इसके बाद राष्ट्रपति नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राजभवन नैनीताल के वर्चुअल टूर का लोकार्पण करते हुए कहा कि उत्तराखंड अपने गठन से अब तक निरंतर विकास, प्रगति और समृद्धि की दिशा में अग्रसर है। राजभवन की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा कि वर्चुअल टूर लोगों को राजभवन की स्थापत्य कला, प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व से परिचित कराएगा। इसे राजभवन की वेबसाइट पर देखा जा सकेगा। इस अवसर पर राजभवन नैनीताल पर आधारित एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई, जिसमें उसकी गौरवशाली विरासत और स्थापत्य सौंदर्य को दर्शाया गया। खबर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से, जहां देवा फतेहपुर मार्ग पर कल देर रात बिशनपुर कस्बे के पास एक तेज रफ्तार ट्रक और बिना नंबर प्लेट वाली अर्टिगा कार की आमने सामने से टक्कर हो गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों वाहनों के बीच टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और ट्रक भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच ये बैठक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से हो रही है। बैठक के दौरान दोनों नेता रक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, नवाचार, प्रौद्योगिकी और व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श होने की संभावना है। भारत और इजरायल के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध हैं, जिन्हें हाल के वर्षों में और अधिक गति मिली है। ये बैठक दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास और साझेदारी को और गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। भारत की कृषि, तकनीक और नवाचार के नए दौर में प्रवेश कर रही है। खेतों में मशीनों की ताकत अब सिर्फ बड़े किसानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि सरकार के कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन के जरिए छोटे और सीमांत किसानों तक भी पहुंच रही है। आइए देखते हैं ये मिशन कैसे बदल रहा है किसानों का जीवन और इसमें सहकारिता संस्थाओं की क्या है भूमिका। भारत की कृषि परंपरागत तरीकों से आगे बढ़कर अब तकनीक और मशीनीकरण की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। सरकार का लक्ष्य है हर किसान तक आधुनिक मशीनों की पहुंच। केंद्र सरकार की कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन योजना के तहत अब ट्रैक्टर, पावर टिलर, रीपर, थ्रेशर, ड्रोन और स्मार्ट सेंसर जैसी मशीनें भारतीय खेती की पहचान बन रही हैं। ये योजना किसानों की मेहनत को कम और उत्पादकता को ज्यादा करने की पहल है। इसके तहत किसानों को खेती के लिए जरूरी उपकरण और आधुनिक मशीनें सब्सिडी पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि खेतों में श्रम की कमी पूरी की जा सके, उत्पादन बढ़ाया जा सके और लागत घटाई जा सके। सहकारी समितियां और किसान उत्पादक संगठन मिलकर मशीनरी बैंक और कस्टम हायरिंग सेंटर चला रहे हैं। इससे मशीनों का साझा उपयोग संभव हो रहा है और किसानों के बीच सहयोग की भावना भी मजबूत हो रही है। जो आपकी कृषि यंत्र है उसमें सब्सिडी मिलता है, पर उसके लिए सिर्फ सब्सिडी देना ही एक काम नहीं है, पहले कुछ टेस्टिंग वगैरह भी करना पड़ता है। केंद्र सरकार ये करते हैं, टेस्ट करते हैं, सब्सिडी देते हैं और जैसे मैकेनाइजेशन को बढ़ावा देते हैं। सभी राज्य में अलग अलग है, सब वर्ग में अलग अलग है। जैसे आपकी 40% से लेकर के आपकी 100% तक भी सब्सिडी है। 40% जैसे अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको मिलते हैं। पिछड़े वर्ग के लिए कुछ अलग ये रेट है और साथ साथ आपकी जैसे पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वहाँ सब्सिडी का मात्रा ज़्यादा है। कृषि मशीनीकरण अब सिर्फ तकनीक का नाम नहीं, बल्कि किसानों की आर्थिक स्वतंत्रता और सामूहिक सहयोग का प्रतीक बन चुका है। सहकारिता के साथ मिलकर ये मिशन ग्रामीण भारत में कम मेहनत, ज्यादा उत्पादन की दिशा में एक क्रांति साबित हो रहा है। कृषि उत्पादकता में कृषि मशीनीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2014-15 में कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन कार्यक्रम का आगाज किया था, जिससे हमारे किसान भाई लाभान्वित भी हो रहे हैं।
कैमरा पर्सन विकी राजपूत के साथ मैं शमीम अख्तर, डीडी न्यूज, दिल्ली। मौसम विभाग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिन में तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, यमन, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। वहीं अगले 3 दिनों में पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो सकता है। अमेरिका में शटडाउन के चलते हजारों उड़ानें देरी से चल रही हैं, जिससे पूरे अमेरिका के हवाई अड्डों पर व्यवधान बढ़ रहा है। संघीय सरकार का कामकाज 1 महीने से ज्यादा समय से ठप चल रहा है और सप्ताहांत में सरकारी कामकाज के ठप होने के बाद से सबसे ज्यादा यात्रा व्यवधान देखे गए। अकेले रविवार को ही अमेरिकी हवाई अड्डों से आने जाने वाली 5000 से ज्यादा उड़ानें देरी से चल रही थी। वहीं संसद में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के बीच गतिरोध का कोई अंत नजर नहीं आ रहा। अमेरिका में सरकारी शटडाउन 35वें दिन में पहुंच गया है, लेकिन कांग्रेस में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट नेताओं के बीच वित्त पोषण पर गतिरोध अब भी बरकरार है। डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि फंडिंग बिल में कोविड काल की स्वास्थ्य सेवा सब्सिडी का विस्तार जोड़ा जाए, जबकि रिपब्लिकन इसे अलग मुद्दा मान रहे हैं। शटडाउन से लाखों सरकारी कर्मचारी वेतन से वंचित हैं और गरीबों की खाद्य सहायता रोक दी गई है। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने डेमोक्रेट्स को संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया। वहीं हाउस माइनॉरिटी लीडर हकीम जेफरीज ने कहा कि ट्रंप की नीतियां हालात और बिगाड़ रही हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अगर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर का मेयर चुनाव जीत जाते हैं तो वह न्यूयॉर्क शहर के लिए संघीय निधियों पर प्रतिबंध लगा देंगे। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क शहर का मेयर चुनने के लिए आज वोट डाले जाएंगे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि बहुत कम संभावना है कि ज़रूरत के अनुसार न्यूनतम राशि के अलावा मैं संघीय निधियों में योगदान दूंगा। वहीं ज़ोहरान ममदानी ने अपने अंतिम चुनावी रैली में ट्रंप की आलोचना करते हुए कहा कि वो उनकी धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि उन लोगों का डटकर सामना किया जाए जो धमकियां देते हैं। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने ई कॉमर्स दिग्गज अमेजन के साथ $38 अरब के एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस 7 साल की साझेदारी के तहत ओपन एआई अब अमेजन वेब के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपनी एआई मॉडल्स को ट्रेन और रन करेगा। इसी के साथ ओपन एआई को अमेजन वेब सर्विसेज के जरिए एनवीडिया के लाखों विशेष एआई चिप तक पहुंच मिलेगी। अमेजन के अनुसार तकनीक की तेज प्रगति ने कंप्यूटिंग शक्ति की अभूतपूर्व मांग पैदा की है। ओपन एआई इस साझेदारी के तहत AWS कंप्यूट का तुरंत उपयोग कर सकेगी, जिसकी सभी क्षमताएं 2026 के अंत से पहले तैनात करने का लक्ष्य है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में संसद के बाहर राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक की सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने रैली निकाली। नोवी साद में रेलवे हादसे की पहली बरसी पर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। पिछले साल हुए इस हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई थी, जिससे शुरू हुआ युवाओं का विरोध आंदोलन अब वुचिच सरकार के खिलाफ बड़ा राजनीतिक अभियान बन गया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए न्याय गिरफ्तार साथियों की रिहाई और जल्द चुनाव की मांग की। फ्रांसीसी सेना का जहाज मानवीय सहायता लेकर आपको बता दें तूफान प्रभावित जमैका पहुंच गया है। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह यहां शक्तिशाली तूफान आया था, जिसमें हजारों लोग प्रभावित हुए थे। फ्रांसीसी सशस्त्र बलों ने कहा कि सहायता में जल उपचार उपकरण, टेंट, गद्दे, लैंप, स्वच्छता किट और खाद्य आपूर्ति शामिल है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित माली पर अलकायदा के कब्जे की आशंका बढ़ती जा रही है। ये देश लंबे समय से आतंकी हिंसा और नाकेबंदी का सामना कर रहा है। इस बीच अलकायदा के आतंकवादियों ने मौका देखकर राजधानी बामाको को घेर लिया है। उन्होंने राजधानी में ईंधन की सप्लाई रोक दी है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही बामाको पर अलकायदा कब्जा कर लेगा। इसी के साथ पूरा माली और उनके नियंत्रण में होगा। सैटेलाइट तस्वीरों में माली के पेट्रोल पंप पर वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन नामक समूह ने बामाको पर कब्जा करने के इरादे से ईंधन की सप्लाई रोक दी है। बताया जा रहा है कि JNIM माली में तख्ता पलट करके हथियार और धन इकट्ठा करना चाहता है। तो फिलहाल के लिए न्यूज़ 10 में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।